नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के जीके जीएस का 12वां क्लास है और हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आपके प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन। और यह जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वह आपके 40 नंबर के जो जीके जीएस रहते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ यह क्वेश्चन वर्तमान समय में भूगोल से संबंधित है, तो भूगोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? रावी पर, सतलज पर, चिनाब पर या झेलम पर? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर बना है, तो सही आंसर होता है बी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह बनाया कब गया था? तो भाखड़ा नांगल जो बांध बनाया गया था वह 1955 से 1963 के बीच में बनाया गया था। 1963 के बीच में बनकर यह तैयार हुआ था। और इस बांध के निर्माण में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकम का योगदान है। तो इसको किसने बनवाया था? तो हार्वे, इसे बनाया गया था हार्वे स्लोकम है। और ये कहाँ के थे? तो यूएसए यानी कि अमेरिका से थे। अगले अगर फैक्ट की बात करें तो सतलज नदी पर दो बांध को बनाया गया है। एक आपका है भाखड़ा और दूसरा है आपका नांगल। और इन दोनों बांध जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। तो यह हिमाचल, इस पे दो बांध है, एक आपका है भाखड़ा और दूसरा है नांगल, और यह दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर में स्थित है। और इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो बिजली उत्पादन। तो कई बार आपसे उद्देश्य भी पूछ लेता है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन इसका मूल उद्देश्य था। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट से अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात स्थित है महानदी पर, नर्मदा नदी पर, तापी नदी पर या शरावती नदी पर? तो यहाँ पे जोग जलप्रपात की बात किया है, तो जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। यहाँ अन्य की फैक्ट की बात करें तो जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। जोग जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी कुल ऊंचाई है 255 मीटर। 255 मीटर यह ऊंचा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल, और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में किस नदी पर? तो वराही नदी पर है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है जो कि कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर स्थित है। अन्य की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो कावेरी नदी पर जो प्रसिद्ध आपका जलप्रपात है वह है आपका शिव समुद्रम। अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। दूध सागर जलप्रपात की अगर बात करें तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध सागर जलप्रपात जो है, तो दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा राज्य में है। और यह जो है मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी पर दूध सागर है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है। नर्मदा पर जो है आपका धुआंधार है जो कि जबलपुर में है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये रहे अन्य फैक्ट के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, जानपाव पहाड़ी या गुरला मंधाता चोटी? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका अमरकंटक की चोटी से। तो सही आंसर होता है बी। यहाँ पे अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अमरकंटक। और अमरकंटक के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी भी निकलती है। यहीं से आपका नर्मदा भी निकलती है। और सोन नदी पर कौन कौन से आपके पुल हैं? तो कई बार ये पूछा जाता है कि सोन नदी पर डेहरी, आनसोन बांध और
कोलाइवर पुल, रेल सह सड़क पुल भी स्थित है। डेहरी आसनसोल जो है आपसे बाद भी पूछा जाता है, तो सोन नदी पर है। सोन नदी जो है पटना के समीप मनेर में, ठीक है। सोन नदी जो होता है यह पटना के समीप मनेर में गंगा में विलीन होती है, गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से है, तो सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद है, कोयल है, इसके अलावा गोपद है, और इसके अलावा एक और है आपका कान्हर। ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी को गंगा में दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी माना जाता है, और सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो पूगा घाटी जो स्थित है वह आपका लद्दाख में स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि पूगा घाटी में भूतापी ऊर्जा की संभावना है। कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कहाँ कहाँ पर भूतापी, तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण और लद्दाख का पूगा घाटी, ठीक है, लद्दाख का पूगा घाटी, इन दोनों जगहों पे भूतापी ऊर्जाओं की संभावनाएं हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको कि पूगा घाटी और मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापी ऊर्जा के लिए। तो पूगा घाटी लद्दाख में है और हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है। अन्य अगर घाटियों की बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पर है, तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बस बंगस घाटी कहाँ पर है, तो बंगस घाटी जम्मू कश्मीर में है। बराक घाटी कहाँ पर है, तो बराक घाटी असम में है। बासपा घाटी कहाँ पर है, तो बासपा जो घाटी है यह जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अन्य आपका आता है भैरथी घाटी। भैरथी घाटी जो है यह उत्तराखंड में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी है। चुम्बी घाटी जो है वह सिक्किम में है, चुम्बी सिक्किम में है। इसके अलावा दून घाटी आपसे पूछा जाता है, तो दून घाटी जो है, दून घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सॉरी दून घाटी जो है वह उत्तराखंड में है। दून घाटी जो है हिमाचल प्रदेश नहीं, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है दून घाटी। इसी के यहीं पे आपका देहरादून स्थित है, तो उत्तराखंड में दून घाटी है। हब्बन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में हब्बन घाटी है। और कम्मन घाटी जो है तमिलनाडु में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कम्मन घाटी, तो कम्मन घाटी जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। और नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में है, नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा एक प्रमुख घाटी और आता है जिसको कई बार पूछा गया है, नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी जो है वह लद्दाख में स्थित है। तो यह कुछ अन्य घाटियां रहे और उनके राज्य रहे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे डेबसा पास, मतलब किसमें किसमें डेबसा पास दर्रा स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो डेबसा पास दर्रा जो है या डेबसा जो दर्रा है वह कहाँ पर, तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि डेबसा दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच हिमालय पर्वतों में 5300 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है। अब यहाँ पे कुछ दर्रों का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ ऐसे दर्रे हैं जिनका नाम अगर आपने नहीं सुना तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ दर्रा किस राज्य में, तो असीरगढ़ दर्रा जो है यह मध्य प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा आपने पता है कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन चंसल जो दर्रा है, चंसल दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा फोटूला जो दर्रा है, फोटूला दर्रा जो है लद्दाख में है।
हल्दी दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, हल्दी दर्रा इसी के नाम पे हल्दी घाटी है, तो यह राजस्थान पे है। अन्य जो दर्रे हैं यहाँ पर इंद्रहार दर्रा, तो इंद्रहार जो दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुंजुम दर्रा, तो कुंजुम दर्रा जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मयाली दर्रा जो है, मयाली दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और पलक्काड़ का गैप और सेनकट्टा गैप तो आप जानते हैं कि केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दर्रे हैं जो अक्सर करके सुने नहीं जाते हैं, तो उनके बारे में, बाकी सारे दर्रों के बारे में आपने तो सुना ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अनाईमुदी, पलानी, कार्डामम या कामेट। तो यहाँ पर जो है आपका कामेट जो है शिखर, यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे कामेट क्या है? तो कामेट शिखर जो है भारत चीन की सीमा पर स्थित है। यह जो है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। अगली की बात करें तो अगर इसकी ऊंचाई, कामेट शिखर की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। अब यहाँ पे अन्य की बात करें, पलानी की पहाड़ियाँ, तो पलानी की जो पहाड़ी है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका है कार्डामम की पहाड़ियाँ, तो केरल राज्य में स्थित है। इसको कार्डामम या इलामलय या इलायची के नाम से भी जाना जाता है, तो यह केरल में स्थित है। और अनाईमुदी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी। तो यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल से नीचे आपका अनाईमुदी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई आती है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा, ठीक है, भाग पश्चिमी घाट में नहीं है, तो यहाँ पे पलानी की पहाड़ियाँ भी जो है यह मिड में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। और जो आपका कामेट पर्वत शिखर है भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, तो इस तरह से पूर्ण रूप से पश्चिमी घाट का भाग नहीं होता है। अन्य सभी जो है आपके पश्चिमी घाट के भाग ही होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है तिलैयाबाद नदी पर स्थित है, यानी कि तिलैयाबाद किस नदी पर स्थित है? बराकर, कोनार, चंबल या बनास नदी पर। तो तिलैयाबाद जो है वह बराकर नदी पर स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि दामोदर, यहाँ पे अन्य घाटी की अगर बात करें, भारत में जो पहला बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था वह कौन सा था? तो दामोदर घाटी निगम स्थापना, ठीक है, दामोदर घाटी था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 1948 में। यह भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना था जिसकी स्थापना की गई थी साल 1948 में। और यहाँ पर है कि अब यहाँ पे दामोदर की हम चर्चा क्यों करें? तो क्योंकि दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर की सहायक नदी है बराकर, ठीक है, दामोदर की सहायक नदी है बराकर। और बराकर पर जो तिलैया बांध बनाया गया था, तिलैया बांध, यह कब बनाया गया था? तो साल 1953 में दामोदर, अरे, बराकर पर तिलैया बांध को बनाया गया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बराकर किसकी सहायक नदी है? तो बराकर जो है वह दामोदर की सहायक नदी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कॉप मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो आप सभी ने पता है कि रेगुर को जो है, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी होगी, ठीक है। इसे काली कपासी भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम भी कहते हैं, और इसे स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कृषि मिट्टी। और सबसे अधिक इसकी जल धारण क्षमता होती है। इसकी अन्य विशेषता यह है कि इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, सबसे अधिक होती है। और अगर इसकी बात की जाए तो यह मिट्टी भारत में किन किन राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये पूछा गया है कि रेगुर को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर, काली मिट्टी को जितने अलग अलग नामों से जाना जाता है यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? काकेशियन, मंगोलायड,
ऑस्ट्रियाड या निग्रायड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकतर भारतीय जो है वह काकेशियन समूह से, दिए गए विकल्प के अनुसार, तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं इसके बारे में कि भारत की आबादी मिश्रित समूह है। अब यहाँ पे निग्रोइड की अगर बात की जाए तो निग्रोइड कहाँ पे रहते हैं, तो निग्रोइड जो है यह दक्षिण भारत में अधिक है। और काकेशियन की बात की जाए तो काकेशियन जो है यह श्वेत प्रजाति समूह को काकेशियन कहा जाता है और नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय में इसे बांटा जा सकता है। और काकेशियन समूह के जो होते हैं रंग श्वेत एवं गेहुआ जैसे होते हैं। तो भारत में अधिकतर जो होता है मिश्रित, और मिश्रित में भी सबसे अधिक कौन से हैं, आपके काकेशियन ही पाए जाते हैं। तो सही आंसर होता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वतीय दर्रों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो उत्तर से दक्षिण का मतलब कि ये उत्तर है और इधर से इधर की जाती और मतलब कि आपके पर्वतीय दर्रों के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए जो आपका सही पर्वत है, सबसे पहले आपका पड़ता है चार्डिंग, उसके बाद आपका है सिपकी, उसके बाद आता है आपका मुलिंग। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आपका सही होता है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर बहने मतलब कि गंगा यहाँ गंगोत्री से निकलती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इधर से जो नदियाँ आएंगी यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ होंगी और इधर से जो नदियाँ आएंगी यह उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ होंगी। तो आप देखे होंगे कोसी, घाघरा और गंडक जो है, ठीक है, कोसी, घाघरा और गंडक जो है यह दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं और सोन जो है यह उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो सही आंसर होता है आपका सी, कि दिए गए विकल्प के अनुसार सही आंसर है सी, कि सोन जो है यह उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और अभी सोन के बारे में मैंने बताया कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैकाल के अमरकंटक से होता है। और इसकी सहायक नदियों में जो प्रसिद्ध है वो जैसे कि रिहंद इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है और यह पटना के समीप मन्नेर में गंगा से जाकर मिल जाती है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। तो ये उसके कुछ आपके स्पेशल फैक्ट हैं। अगर बात करें आपके कोसी नदी की, तो कोसी नदी का उद्गम जो होता है नेपाल में गोसाईनाथ चोटी से होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, धान, गेहूं, बाजरा या गन्ना। तो यहाँ पर एक शुष्क खेती के अंतर्गत जो आता है आपका फसल, वो प्रमुख फसल है आपका बाजरा। तो सही आंसर होता है आपका सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि बाजरा एक मोटा अनाज है जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह राजस्थान राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक जो होता है उत्पादन बाजरे का राजस्थान राज्य में होता है क्योंकि वहाँ पे शुष्क जलवायु पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक गेहूं प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा, ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर अगर पूछेगा तो पंजाब, और सामान्य रूप से अगर पूछेगा गेहूं कहाँ पे होता है तो यूपी। उसी प्रकार से अगर प्रति हेक्टेयर धान की बात करेगा प्रति हेक्टेयर, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और सामान्य रूप से धान अगर पूछेगा कि सबसे अधिक कहाँ पे होता है तो वेस्ट बंगाल होगा। और हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में सबसे अधिक धान और गेहूं किस राज्य में होता है, तो बिहार में सबसे अधिक धान और गेहूं जो होता है वह रोहतास जिले में होता है। सबसे अधिक जो धान और गेहूं होता है वह रोहतास जिले में होता है। सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में होता है, भारत में सबसे अधिक गन्ना जो होता है वह यूपी में होता है। सबसे अधिक गेहूं जो होता है यूपी में होता है। सबसे अधिक धान जो होता है वह वेस्ट बंगाल में होता है और सबसे अधिक बाजरा जो होता है वह राजस्थान राज्य में होता है। और यह स्पेशल बिहार के लिए आ रहा है कि धान और गेहूं सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो रोहतास जिले में सबसे अधिक धान और गेहूं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। तो आप सभी ने पता है कि यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, मानसरोवर कहाँ पे, तो तिब्बत में स्थित है, हिमालय के पार में। और इसे पार हिमालय की नदियाँ भी कहा जाता है या इसे पूर्ववर्ती नदियों के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, तो वे नदी जिनका उद्गम हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हुआ हो उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र,
जो है और सतलज जो और सिंधु जो है ये इनका उद्गम जो होता है वह मानसरोवर के पास से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका, हालांकि यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह लेते हैं कि आपका सही आंसर होता है सी, कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है इन्हें पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है और इन तीनों का उद्गम जो होता है मानसरोवर झील के निकट से ही होता है और इसे पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये उत्तर हो गया और आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। तो सबसे पहले कौन सा आपका पर्वत श्रेणी पड़ेगा, तो सबसे पहले जो पड़ेगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपका पड़ेगा सोन, ठीक है, ये हिमालय का नहीं है, आपका सबसे पहले सोन पर्वत श्रेणी पड़ेगा। उसके बाद आपका पड़ता है कैमूर, उसके बाद आपका पड़ता है रामगढ़ पर्वत। तो यह बिहार में सबके सब स्थित है मुख्य रूप से। तो उत्तर से अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपको सोन पड़ेगा, उसके बाद आपको कैमूर पड़ेगा, उसके बाद आपको रामगढ़ पर्वत देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और यह है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितने दूरी तक डूबा हुआ है। तो यहाँ पे आपने पता है कि भारत का यह स्थलीय विस्तार है, उसके बाद आपका भारत का 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक होता है। उसके बाद आपका होता है 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, इसे हम लोग कह लेते हैं तो यहाँ पे आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील होता है, ठीक है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील को हम लोग संलग्न क्षेत्र के नाम से जान लेते हैं और इसको प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। उसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल जो मील होता है इसको हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है वो होता है 1.8 मील के बराबर, ठीक है, 1 NM यानी कि नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूर तक है। तो यहाँ पे 200 नॉटिकल मील या जिसको हम लोग समुद्री मील के नाम से जानते हैं, तो सही आंसर होता है आपका बी। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।